यस। नमस्कार मित्रों, मैं रूप कुमार एक बार फिर आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ हैं दयानंद शाह जी, जो कि रामपुर, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश के राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रिंसिपल रह चुके हैं। अभी रिटायर हो चुके हैं। इन्होंने अपने जीवन का 31 वर्ष राजकीय डिग्री कॉलेज को दिया है और बहुत सारे ऐसे बच्चों को प्रशिक्षित किया है जो अपने पूरे भारतवर्ष में अपना नाम कर रहे हैं, जगह जगह शारीरिक शिक्षक हैं। और तो सर नमस्कार सर, आपको अब हम आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो सर ये बताएं कि सर आपका 31 वर्ष का जो जीवन रहा, आपने जो शारीरिक शिक्षा को दे दिया, तो कैसा महसूस होता है? 31 वर्ष के अपने जीवन अनुभव को थोड़ा सा साझा करें हमारे साथ। बड़ी खुशी होती है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से ही लगा हुआ रहा जीवन में भी, और बच्चों को उसकी जितनी जानकारी थी उनको उस रूप में ढालकर, और विभिन्न विद्यालयों में, उत्तर प्रदेश तब एक ही हुआ करता था, उत्तराखंड और ये दोनों एक थे, तो उत्तराखंड से भी विद्यार्थी बहुत आते थे पहले। अब बंटवारा होने के बाद से तो बहुत कम आने लगे थे। तो ये 31 वर्षों का समय बहुत हमारे लिए अच्छा रहा, क्योंकि मैं इसमें समाज के लोगों की भलाई के लिए, विद्यार्थियों के भलाई के लिए, उनके जीविकोपार्जन के लिए, जो हमारे वहाँ से डीपीएड की परीक्षा होती थी, डीपीएड की ट्रेनिंग होती थी, वो हमने किया स्टाफ के साथ मिलकर। और वो बच्चे आज विभिन्न ज़िलों में, पूरे प्रदेश के हर ज़िले में, उत्तराखंड के हर ज़िले में यहाँ के पढ़े हुए बच्चे अच्छी तालीम दे रहे हैं। खेल के क्षेत्र में अपने स्टूडेंट को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका मूल निवास, मतलब आप मूलतः किस जिले के, कहाँ के रहने वाले हैं? आपकी आरंभिक शिक्षा कैसे हुई? आपकी शारीरिक शिक्षा में फिर रुचि कैसे उत्पन्न हुई? तो किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे, उसके बारे में कुछ बताएं सर। ये मूलतः मैं देवरिया ज़िले का रहने वाला हूँ। देवरिया ज़िले में सलेमपुर तहसील में लार एक ब्लॉक है, उसी ब्लॉक से सटे गांव एक रामनगर है। रामनगर के रहने वाले? रामनगर के मैं रहने वाला हूँ। और हम जब पढ़ा करते थे शुरू में इंटर कॉलेज तक, तो वहाँ खेल का माहौल बड़ा अच्छा था। हमारे गुरुजी जो एक प्रिंसिपल साहब थे, त्रिवेणी दत्त त्रिपाठी, उन्होंने खेल का माहौल क्रिएट किया। फिर उसमें हम लोग खेलने लगे। फिर वहाँ खेल में आगे बढ़े, मंडल, स्टेट वगैरह खेले इंटर कॉलेज तक। ग्रेजुएशन की पढ़ाई हमारी गोरखपुर विश्वविद्यालय से हुई। फिर उसके बाद से हम बीपीएड करने काशीनाथ विश्वविद्यालय वाराणसी चले गए। फिर वहाँ से हमने ऑल इंडिया इंटर ऑन सिटी भी खेले, क्योंकि हमारा 400, 800, 1500 मेन आइटम था, लेकिन 400 800 में हमने नेशनल भी खेला। और ऊंचे ऊंचे जो खिलाड़ी होते थे उस समय, जो एशियाड और इंटरनेशनल में भी गए, हम लोग तो यहीं तक रह गए। फिर उसके साथ बाद में आपने ट्रेनिंग की? हाँ, जो साथ साथ में ट्रेनिंग भी करते उत्तर रहे। प्रदेश वाले जो खिलाड़ी रहे, हाँ, हाँ, उन लोगों के साथ आपको हाँ, ट्रेनिंग का पूरा अवसर मिला? हाँ, ट्रेनिंग का पूरा अवसर मिला। और उस ट्रेनिंग में हमारे समय बीपीएड में अगर 32 स्टूडेंट हुआ करते थे, तो उसमें 28 बच्चे करीब नेशनल खेले थे। अच्छा, नेशनल हाँ, खिलाड़ी उसमें होते थे निश्चित है कि खेल वाले ही बच्चे आते थे, इसलिए रुचि उसमें हमारी ज़्यादा रही। और सौभाग्य है कि हमारा जब हमारी नियुक्ति हुई तो हमको फिजिकल कॉलेज रामपुर ही मिला, और वहाँ फिर हम एज ए लेक्चरर ज्वाइन किए। कितनी अद्भुत बात है, रामपुर से, रामनगर से आप रामपुर तक चले आए। और आप इस समय, मैं इनसे चर्चा कर रहा हूँ, मैं इस समय रामपुर जिला में बैठा हूँ और मैं दयाशंकर शाह सर से बात कर रहा हूँ, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को लगातार प्रशिक्षण दिया। और सर कितने दिन हो गए रिटायर हुए आपको? 4 वर्ष रिटायर हो गए। हम 19 में रिटायर हुए, 31 मार्च 19। आप देख सकते हैं, पर्सनैलिटी देख सकते हैं सर की। 2019 में ही रिटायर हो गए थे, लेकिन आज भी कितनी चमकदार पर्सनैलिटी है। सर ने जो है बीपीएड, एमपीएड, एनआईएस वगैरह किया। उसके बाद इन्होंने यहाँ रामपुर में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया। बाद में वहाँ के 16 वर्ष प्रिंसिपल रहे। इन्होंने बहुत सारे बच्चों को प्रशिक्षित किया और इस दौरान इन्होंने अपना जीवन संघर्ष जारी रहा, इनका बहुत कुछ किया इन्होंने। सर हमको ये बताइए सर कि जैसे आप किस तरह का प्रशिक्षण, जैसे किस फील्ड को ज्यादा, अच्छा आप शारीरिक शिक्षा में किस चीज को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं एथलेटिक्स के फील्ड में? शारीरिक शिक्षा में हमारे वहाँ डीपीएड में 6 प्रश्न पत्र होते थे, जिसमें मैं मैक्सिमम तो पढ़ाता ही था, लेकिन मेन रूप से हमारा ऑफिसिएटिंग, कोचिंग और एक
मेथड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मेथड ऑफ फिजिकल तो एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के मुख्य रूप से हम रहे, जिसमें ट्रैक एंड फील्ड एंड टूर्नामेंट ये ज़्यादातर मतलब उस पर ध्यान देते थे। और बच्चे उसमें जब तक बिल्कुल पारंगत नहीं हो जाते थे तब तक मैं छोड़ता नहीं था उनको, क्योंकि हमको लगता था कि जीवन में उनके यही मेन काम आने वाले हैं, तो इसलिए उस पर विशेष फोकस रहता था। और इसी की देन है कि बच्चे यहाँ से जो भी जाते थे इसमें बिल्कुल पारंगत होते थे। आज भी थोड़ा अगर किसी को परेशानी होती है तो वो फ़ोन करते हैं बच्चे, और मैं उससे उनको गाइड कर देता हूँ, उनका काम बन जाता है। अच्छा लगता है कि बच्चे यहाँ से गए, अपने कार्यक्षेत्र में हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जहाँ कहीं भी शंका होता है हमसे संपर्क करते हैं, शंका का समाधान मेरे द्वारा कर दिया जाता है। तो सर ये बताइए सर कि जब जैसे अब एक इवेंट आती है, जैसे हम बोलते हैं लॉन्ग जंप बोलते हैं, हाई, अगर लॉन्ग जंप हाई जंप वगैरह, तो हाई जंप में खास तौर पे कई बार जो होता है ऑफिशिएट को काफी दिक्कतें आती हैं कि किस तरह से, मान लीजिए समान बार दोनों ने मान लीजिए क्लियर किया है, तो ऐसी स्थिति में कई बार ये दिक्कतें रहती हैं कि किस तरह से फर्स्ट विनर को निकालें। तो सर उसका मेथड क्या है, उसको जरा हमको हाँ, समझाएं। उसका देखिए, ये एथलेटिक्स के क्षेत्र में विशेष तौर से तो और सब आसान है। ऑफिसिएटिंग करना थोड़ा सा हाई जंप के मामले में टेक्निकल है। अगर आदमी इसमें दिन रात काम कर रहा है तो वो तो पारंगत है। अब चूंकि ट्रेनिंग कॉलेज में रहने के नाते इसके बारे में हमने कुछ ज़्यादा ही हर जगह से हर किताबें पढ़ी, और जो उसमें सोल्यूशन निकला उसमें यह है कि अगर सेम हाइट पर, यानी एक हाइट पर दो बच्चे क्वालिफाई कर गए तो किसको फर्स्ट दें किसको सेकंड दें। ये थोड़ा सा जो नहीं पढ़ेगा, नहीं इस पर ध्यान देगा, वहाँ गलतियाँ हो जाती हैं और बच्चों को नुकसान होता है। तो उसमें सबसे पहले तो ये हम ध्यान देंगे कि उस हाइट पर पहले अटेम्प्ट में किसने क्वालिफाई कर लिया। दो बच्चे हैं, एक ने सपोज कर लीजिए दूसरे चांस में किया, तीसरे में किया, और एक ने पहले चांस में कर गया। तो जो पहले चांस में फर्स्ट अटेम्प्ट में किया उसको हायर प्लेस दे देंगे, यानी वो फर्स्ट हो गया। उसके बाद दूसरे को सेकंड कर देंगे। ऐसा भी होता है कि कभी कभी दोनों एक साथ कर गए, पहले चांस में दोनों कर गए, ऊपर नहीं कूद रहे हैं, नीचे नहीं कूद रहे हैं, ऊपर नहीं जा पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर हम ये देखते हैं कि इस पूरे प्रतियोगिता के दौरान जो नीचे से कूदते हुए गए हैं ऊपर तक, उसमें किसने कम से कम प्रयास करके यहाँ तक पहुंचा है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि निचले हाइट पर बच्चे पास ले लेते हैं, उनको पता है कि इससे ज्यादा हम कूद के आए तो पास ले लेंगे, वो पास लेना उनको फायदेमंद हो जाता है, अटेम्प्ट उनका कम हो जाता है, तो वहां उनको फर्स्ट देंगे। अगर संयोग से दोनों का इक्विवेलेंट रहा है, दोनों बराबर चांस लिए हैं और फिर भी ये टाई पड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फेलोर, अर्थात प्रतियोगिता के दौरान किसने कम से कम फाउल किया या किसने कम से कम क्रॉस बार गिराया, और जिसका कम होगा उसको फिर हायर प्लेस दे देंगे, और जो ज़्यादा बार में क्रॉस किया होगा उसको दूसरा प्लेस दे देंगे। इसके बाद भी रहता है कि वहाँ भी बराबर हैं, जबकि ऐसा कम होता है। लेकिन ऐसी स्थिति अगर आ जाती है तो फिर लास्ट का चांस यही बचता है कि क्रॉस बार को ऊपर या नीचे करें, जब तक करते रहें जब तक का उसका फाइनल ना हो जाए, वहाँ फिर टाई डिसाइड हो जाता है। टाई डिसाइड किया जाता है। सर ये आपने बहुत अच्छा बताया हमारे चैनल के माध्यम से, जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड लोग देख रहे होंगे और इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती होंगी, तो आप जो है इसको इस वीडियो के माध्यम से देख के समझ सकते हैं कि भाई क्या समस्या, अगर लॉन्ग जंप में समस्या आ रही है तो उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। सर ये जो ट्रैक मार्किंग किया जाता है, ट्रैक मार्किंग का बेसिक फार्मूला क्या है सर, उसके बारे में कुछ बताया। ट्रैक मार्किंग, ट्रैक निर्माण, इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, और इसको बहुत बारीकी से करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ भी नेशनल इंटरनेशनल अगर इस तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं तो वहाँ करीब 15 दिन 20 दिन महीने भर पहले टेक्निकल ऑफिसर पहुंच जाते हैं, जो ट्रैक डालते हैं, ट्रैक की मार्किंग करते हैं। बना बनाया ट्रैक मिलता है, तो बनाने के बताने की विधि में तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ स्टेगर वगैरह जो दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए 6 लेन या इंटरनेशनल स्तर पर 8 लेन होते हैं, जो फर्स्ट लेन में दौड़ेगा वो अपने परिधि पाएगा तो उसको कम से कम दूरी तय करनी पड़ेगी, बनस्पति जो उसके दाहिने तरफ दौड़ रहा है या बाहर के ट्रैक में दौड़ रहा है। तो जो जितना ज्यादा दूरी तय करता है उसी को उसमें एडजस्ट करके उतना आगे से दौड़ाया जाता है, इसी को स्टेगर स्टार्ट कहते हैं। और ये हर गलियों में अलग अलग होता है। वो निकालने का सूत्र है, जितना जिसमें आएगा उतना उस लेन में उसको आगे से खड़ा करेंगे, और फिनिशिंग लाइन पर आते आते एक
समानांतर जो होता है वहाँ सबकी दूरी बराबर हो जाती है। अब रह गई बात कि स्टेगर के अलावा 2 ऐसे रेसेज हैं, जैसे 800 मीटर दौड़ और 4x400 मीटर रिले रेस। ये थोड़ा टेक्निकल है, क्योंकि एक साथ हम दौड़ाते हैं तो पता चलता है कि वो बटान चेंज करेगा, 4 धावक होते हैं एक साथ में, बटान चेंज करते समय दिक्कत आएगी। तो उसके लिए क्या कहते हैं, 1.5 स्टेगर प्लस एक्सेलरेशन देके, यानी जो हमने पहले स्टेगर दिया था 400 मीटर के दौड़ में 1 चक्कर दौड़ने के लिए, उसको 1.5 स्टेगर प्लस एक्सेलरेशन, क्योंकि एक कर्व से दूसरे फर्स्ट लेन में आने के लिए जो दूरी बनती है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, सेंटीमीटर में आता है वो। दूसरी लेन में तो बहुत कम आता है, 0.007, तो इट इज़ ए वेरी नेग्लिजिबल। ये इसको मतलब नहीं भी किया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सेंटीमीटर भी नहीं है, उसके 0.007 में है। लेकिन तीसरी गली से शुरू हो जाता है, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर बढ़ता जाता है, तो उसको तो जोड़ के देंगे, तो 1.5 स्टेगर प्लस एक्सेलरेशन जोड़ देंगे, उतना आगे से दौड़ाएंगे। और इस तरह से चलते में दौड़ाने पर पहले अपने जोन में चेंज कर लेंगे, दूसरा धावक दौड़ेगा, पहला कर्व अपनी गली में दौड़ के डायगोनल आ जाता है फर्स्ट लेन में, जो एक्सेलरेशन उसको पहले दिया जा चुका है। वहां तक आते आते काफी अंतर आगे पीछे हो जाता है बच्चों में, और टकराने का चांस भी कम हो जाता है। उसके बाद से 2 चक्कर फिनिश अपने ही फर्स्ट लेन में ही चल के बच्चे करते हैं, और इस तरह से उसका समाधान होता है। तो मैं बात कर रहा था दया शंकर शाह सर से, जो राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय रामपुर के प्रिंसिपल रहे हैं। सर, प्रिंसिपल रहते हुए आपके सामने क्या क्या चुनौतियां रहीं, आपने उन चुनौतियों का किस तरह सामना किया, इसके बारे में कुछ बताएं। जो काफी कोई ऐसा वाक्य रहा हो जो आपको काफी याद आता हो या गुदगुदाता हो, जिसको बहुत अच्छे से आपने हैंडल किया, ऐसा कुछ बताएं। नहीं, सही है, प्रिंसिपल रहते हुए बड़ी अच्छी हमारे दिन यहाँ गुजरे, क्योंकि मैं खेल से रिलेटेड हूँ। मैं कुर्सी पर जरूर बैठता था ऑफिशियल काम से कभी, लेकिन ज़्यादातर ग्राउंड में होता था। और थ्योरी का पेपर जो होता था, 6 पेपर होते थे, विभिन्न टीचर लगे हुए थे, लेकिन ग्राउंड में मैं ज़्यादा जाता था। मैं प्रिंसिपल रहते हुए भी लास्ट दिन तक, रिटायरमेंट के दिन भी मैं प्रैक्टिकल की कक्षाएं फील्ड में लिया करता था, क्योंकि हमको उसमें इंटरेस्ट होता था बहुत ज़्यादा। कोई ऐसा छात्र जो आपको याद हो, जो लिए आपके लिए यादगार हो? बच्चे तो ऐसे सभी हमारे हैं, जो भी रहे हैं यहाँ सब एक से एक थे। अब चूंकि स्थानीय या उधर लोकल होने के नाते एक हमारे शिक्षक थे दिलीप कुमार शुक्ला, ओबीडियंट लड़का, हर तरह से सीखने की तमन्ना थी उस लड़के में, और वो हर तरह से इसमें बिल्कुल फिट बैठे। ऐसे ही एक अंतर्राष्ट्रीय धावक हमारा शिष्य था, अशोक यादव करके, भदोही लड़का वो भी था, और बढ़िया था। और ये बच्चे आज भी हमसे लगे हुए हैं, बातचीत होती रहती है, मिलते रहते हैं, अच्छा लगता है बच्चों से मिलना हमको। दया शंकर शाह, प्रिंसिपल राजकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय रामपुर से मैं बात कर रहा था, जिन्होंने इसके बाद अपने जीवन के बारे में बताया। इन्होंने बताया किस तरह से ये इनका जीवन बीता। अब नए खिलाड़ियों को क्या सीख देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि कैसे खेल के क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकते हैं? नए खिलाड़ियों को देख, जिसकी इसमें रुचि है उसमें मेहनत करना पड़ेगा। ये तपस्या है, खेल एक तपस्या है। इसके लिए टाइम टू टाइम सुबह शाम प्रैक्टिस करना अनिवार्य है, अच्छे कोच के अंडर में। अच्छे अगर कोच मिल जाते हैं, और सबसे बड़ी की रुचि अपने आप कितनी है खेल के प्रति। ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल ही बेकार है वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऐसी घटना मेरे साथ बहुत सी हुई है। कुछ लड़के आते थे, जब हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे, नेशनल वगैरह जब हम लोग खेले, तो बैठे रहते थे, देखते रहते थे, देखते देखते में उसमें उत्साह भरा, और फिर वो भी फील्ड में धीरे धीरे उतरने लगे। उतर के पता ये भी चला कि वो लड़के लॉन्ग रेस में भी 2-3 लड़के ऐसे थे साथ में, जो कि बिल्कुल इससे अनभिज्ञ थे। फिर उसने आरडी कैंप किया, नेशनल भी वो बच्चे खेले। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि उसमें बच्चे की रुचि, जब तक रुचि नहीं आएगी जबरदस्ती कोई काम नहीं होगा। रुचि होगी तो बिल्कुल बच्चे उस हिसाब से मेहनत करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। सर, ये जो देखते हैं, जो नए नए जो बच्चे होते हैं, कम उम्र के बच्चे होते हैं, जो स्टार्ट करते हैं, उनमें इंड्योरेंस की बहुत कमी होती है। तो आप इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए उनको किस तरह की डाइट उनको रिकमेंड करते थे, या किस तरह की ट्रेनिंग कराते थे, ऐसा कुछ? देखिए, डाइट के लिए तो शेड्यूल बने हुए हैं कि जो जिस गति से जितनी कैलोरीज खत्म होती है बच्चे में, जितना मेहनत करता है वो हर आदमी में होता है। अगर पैदल चलेंगे तो इतना होगा, दौड़ेंगे तो इतना होगा। तो उसके लिए डाइट की लिस्ट में वो टेबल बना हुआ है, उसके अनुसार विभिन्न खेल के लिए अलग अलग डाइट होते हैं। लेकिन नए बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर वो आते हैं तो एकदम से
तेज भागना ठीक नहीं है। पहले इंड्योरेंस के लिए स्लो में टाइम व्यतीत करें, आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा धीरे धीरे बढ़ाएं, फिर उसके बाद से स्टेप को बढ़ाएं, पहले स्लो में चलें फिर स्टेप बढ़ाएं, और फिर जैसे जैसे उसके मतलब वो लिख दिए जाते हैं, शेड्यूल लिख दिए जाते हैं, उसके अनुसार मेहनत करते हैं बच्चे, तो निश्चित है कि आगे बढ़ते हैं। सर एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, किसी कोई खिलाड़ी मतलब कोई व्यक्ति आपके पास अपने बच्चे को लेके आता है और कहता है कि इस लड़के को एथलेटिक्स में ट्रेन करना है, तो आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि ये लड़का 100 मीटर का है, ये 400 मीटर में बेहतर रहेगा, 800 में बेहतर रहेगा, 1500 या लॉन्ग जंप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करवाएं, ये कैसे निर्धारित हाँ, होता है? ये इसके लिए बिल्कुल आपने सही सवाल किया। ये बच्चों के लिए आजकल तो विदेशों में नर्सरी से पैदा छोटे छोटे बच्चों को डाला जाता है, जिससे विभिन्न टेस्ट लिए जाते हैं। एप्टीट्यूड, जैसे मैं बैठा हूँ और कोई चीज मेरा एकदम से चश्मा ही गिर गया, अचानक मेरा हाथ जाएगा और कोई गिर जाएगा तब जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक तो ये हो गया, दूसरा उसको लेटा के जिस दिशा में सर है उसके उसी दिशा में भागना है, लेट जाएंगे पीठ के बल भागना है, एक तो ये टेस्ट हो जाता है। और भी इस तरह के विभिन्न प्रकार की टेस्ट हैं, तो उससे स्प्रिंटर को हम पता कर लेते हैं कि ये लॉन्ग जंप में या स्प्रिंट में 100, 200, 400 मीटर के दौड़ में अच्छा होगा। बाकी तो जब फील्ड में लाएंगे उसके इंड्योरेंस को देखते हुए जिस तरह से मेहनत करेगा, काफ मसल वगैरह का या थाई मसल वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज भी देना पड़ता है, क्योंकि वो लंबे समय तक का दौड़ होता है, तो उनके लिए अलग शेड्यूल बनाया जाता है। ये शेड्यूलिंग होती है। हाँ, शेड्यूलिंग। सर जो नए युवा खेल के क्षेत्र में आ रहे हैं, नए बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है कि खेल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और समाज में एक मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। और ये ह्यूमन नेचर है कि हर आदमी चाहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, और एक ये ऐसा क्षेत्र है कि अगर बच्चे इसमें मेहनत करते हैं तो उनके निश्चित तौर पर सफलता मिलती है, रोजी रोटी की दिशा में भी आगे बढ़ते हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां उनको अपने वहाँ रख लेती हैं। तो इस क्षेत्र में जहाँ तक बच्चे जो इस लायक हैं, जिनमें स्टेमिना इंड्योरेंस है और खेल में रुझान है, उन बच्चों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खेल में आएँ और अपने ज़िले का, अपने मंडल का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करें, जिससे कि उनके मेहनत करने से देश का भी नाम रोशन होता है और हमेशा आप आगे बढ़ते ही रहेंगे। सर एक क्वेश्चन और, सर आप कौन कौन से खिलाड़ियों के साथ में प्रैक्टिस की है या परफॉर्म किया है जो अभी बहुत जाने माने नाम हो, जैसे पुराने खिलाड़ी, उनके बारे में कुछ? परफॉर्मेंस तो ये है कि दिन बहुत बीत गया, बहुत से खिलाड़ी जो जिनके साथ नेशनल ट्रेनिंग रहे, जो वगैरह हम की साथ होगी, में ट्रेनिंग वगैरह की। खेले हैं। जैसे हमारे नहीं बताया, पहले बताए थे कि हमारे वहाँ अगर 32 बच्चों का एडमिशन था तो 28 नेशनल खेले हुए थे। कोई बॉडी बिल्डिंग में था, कोई कबड्डी में था, कोई खो खो में था, बास्केटबॉल में था, एथलेटिक्स में था, क्रिकेट में था, हॉकी में था। और इसके अलावा नेशनल वगैरह में खेलते समय जैसे हम लोगों के साथ में देश के चोटी के धावक, चोटी के जंपर, जैसे जंप में, हाई जंप में 2 मीटर 10 सेंटीमीटर से ऊपर करने वाले के रामचंद्रन, सुभाष जॉर्ज, पीटी उषा, ये इन लोग के साथ में हमने करीब 3 साल हमने नेशनल भी खेला। रिद्ध देवैया, बाला सम्मा, बड़े ये चोटी के खिलाड़ी जो एशियाड और ओलंपिक भी खेले। अच्छा। तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त रहा कि ये सब साथ में रहे। हम लोगों को इतना ही तक खेलना था, अपने खेल के रोजी रोटी की व्यवस्था करनी थी। तो बीपीएड यानी फिजिकल एजुकेशन में डिग्री डिप्लोमा किए और फिर उसके बाद से सिलेक्शन हो गया, नौकरी में आए। फिर बच्चों को हम आगे बढ़ाने लगे, अपने बच्चों को कि भाई जहाँ जाओगे ऐसे ही तुम करोगे, ऐसे बताओगे जिससे समाज का भला हो और बच्चों का कल्याण हो। ठीक है। मैं बात कर रहा था दया शंकर शाह से। अब मैं अपने चैनल की तरफ से आपको एक बार बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर आए और आपने अपनी बातें रखी और हमारे युवा दर्शकों को इसके बारे में गाइड किया कि वो किस तरह से खेल के फील्ड में बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद।